नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। एक तरफ जैसे-जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पास आती जा रही है, देश में माहौल राम में होता चला जा रहा है। पूरा देश का वातावरण भगवा में है। राजनीतिक दल भी इससे अछूते नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। देश की राष्ट्रीय पार्टियों को उसमें आमंत्रित किया गया है, उनके अध्यक्षों को, उनके बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण गया, लेकिन वे अभी पसोपेश में हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस दुविधा में है कि अगर जाएगी तो मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हिंदू वोट नाराज हो सकते हैं, हिंदुओं में गलत संदेश जाएगा। लेकिन इससे अलग, इस सब पूरे घटनाक्रम और पसोपेश से अलग, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक स्टैंड ले लिया है कि उसे इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाना है और हिंदुओं के नाराजगी की परवाह किए बगैर वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतर आई। कर्नाटक की सरकार ने राम जन्मभूमि मामले में, राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 1992 में ढांचा ध्वंस के समय देश भर में प्रदर्शन हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगह समर्थन में हुए नारेबाजी, कुछ जगह कर्फ्यू लगे, झगड़े हुए, दंगे भी हुए, तमाम मामले दर्ज हुए। उन्हीं में से एक मामले में कर्नाटक सरकार ने एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ केस खोला है। यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस पसोपेश में है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाए कि ना जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की एक सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। अब ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये केवल कर्नाटक सरकार ने किया है कि 30 साल पुरानी फाइल निकालकर, 30 साल पुराना एक मामला जो बंद हो गया था उसे खोलकर एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, 200 और लोगों की एक सूची बनाई गई है जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। ये सब लोग 31 साल पुराने मुकदमे में वांछित बताए जाते हैं। उनमें से कई भाजपा के नेता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं और कई नेता बड़े पदों पर भी हैं। यह अभियान कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। संदेश साफ है। कर्नाटक की सरकार राज्य के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहती है कि देखिए, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो हिंदू ताकतों के आगे झुकेंगे नहीं, हमें तो आपके अधिकारों की रक्षा करनी है। अभी इसी के पहले, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में जो ड्रेस कोड लागू है लड़कियों के कॉलेज में, उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि लड़कियां हिजाब पहनकर जा सकती हैं। लेकिन वो मामला अभी बाद में उन्होंने कहा कि इसका रिव्यू करेंगे, अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस फैसले ने देश को चौंका दिया है कि हिंदू संगठनों के लोगों के खिलाफ पुराने मामलों में कार्रवाई हो रही है। ये जो संदेश है वो केवल कर्नाटक के लिए नहीं है, वो पूरे देश के हिंदुओं के लिए और पूरे देश के मुसलमानों के लिए है। शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये मन बना चुका है कि उसे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है और वो एक लाइन लेना चाहता है कि वो देश के अल्पसंख्यक समाज के साथ है और वो पूरे देश में ये संदेश देना चाहता है कि ये जो घटनाक्रम है ये राजनीतिक है और जो अल्पसंख्यक समाज है, विशेषकर मुस्लिम समाज है, उसकी भावनाओं के साथ अपना जुड़ाव जाहिर करना चाहिए। अन्यथा
कर्नाटक के सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बगैर केंद्र की जानकारी के, बगैर वो अपने केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी के कोई इतना बड़ा फैसला ले। और दूसरी तरफ केंद्र के अधिकारी, केंद्र के नेता, कांग्रेस के केंद्रीय नेता इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ भी नहीं। जब सारे मीडिया में खबर आ गई, सारे देश में चर्चा हो गई कि पुराने मामले में हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है कर्नाटक में, तो क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को पता नहीं है? क्या राहुल गांधी को पता नहीं चला? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को पता नहीं चला? सोनिया गांधी को पता नहीं चला? बिल्कुल पता चला होगा। और मौन है, कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कार्रवाई रोकी जाएगी कि नहीं रोकी जाएगी, क्या होगा? ऐसे माहौल में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, कर्नाटक में हिंदू गिरफ्तार हो रहे होंगे, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और कर्नाटक की सरकार देश में एक ऐसी सरकार के रूप में उभरना चाहती है कि जो सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है आज भी, और उस माहौल में कर सकती है जब देश का पूरा माहौल राम में होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस इसकी कीमत कितनी चुकाएगी और क्या कीमत चुकाएगी। अभी तक चुकाती रही है। हालांकि कांग्रेस तमाम प्रयास करती रही अपनी छवि को सुधारने का। विधानसभा चुनाव से पहले 4-5 साल से इसी में लगे हुए हैं। कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी परशुराम की प्रतिमा लगवाते हैं, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, और एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार अपने उद्देश्य में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है। वो विचलित नहीं है इन प्रयासों से। उस समय भी विचलित नहीं हुए जब गिरफ्तारी हुई थी 1992 में। केंद्र की में कांग्रेस की ही सरकार थी जब ढांचा ध्वंस हुआ था। पीवी नरसिंह राव सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था आरएसएस पर, विश्व हिंदू परिषद पर, तब भी विचलित नहीं हुए थे। तो अब भी विचलित नहीं होंगे, वो अपने काम में लगे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो होनी है, समय पर निर्धारित है पूरा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। लेकिन एक कुत्सित प्रयास हो रहा है देश में इस तरह के मामलों को फिर से उजागर करके, फिर से उनको झाड़ पोंछ कर निकाल करके देश को ये दिखाना कि देखो आप एक तरफ तो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो और हम इन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये संदेश बहुत गंभीर है। लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम फिर दिखाई देगा। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हारी, उसने तमाम समीक्षाएं की, लेकिन एक समीक्षा उस पर सटीक बैठती है और वो कांग्रेस के ही एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सनातन का विरोध ले डूबा, और उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि सनातन के श्राप से कांग्रेस हार गई। ये सनातन का श्राप कांग्रेस को भारी पड़ा विधानसभा चुनावों में, और एक बार फिर सनातन से खेल की जो आग है उससे खेलना चाहती है कांग्रेस, और सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई करके फिर वो बहुत बड़ी सेकुलर सरकार बनने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो सनातन का विरोध और सनातन का श्राप कांग्रेस को भारी पड़ेगा। देखते हैं कांग्रेस को सद्बुद्धि आती है कि नहीं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।